तो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ये पेपर मेरे हाथ में है और पेपर को मैं सॉल्व करवाऊंगा। पूरा का पूरा पेपर आपको एक एक करके अति लघु उत्तरीय में कैसे उत्तर लिखते हैं, लघु उत्तरीय में कैसे लिखते हैं, दीर्घ उत्तरीय में कैसे लिखते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। सब्जेक्ट है आपका बेटा जियोग्राफी और बीए के या बीएससी के आप थर्ड सेमेस्टर में हैं। मेजर में माइनर में आपका जियोग्राफी सब्जेक्ट है। आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी विश्वविद्यालय हो, लिखित टाइप का पेपर होता है जिसमें अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय आते हैं। तो आज मैं लिखने की पूरी शैली, पूरी कला आपको बताने वाला हूं। साथ में पेपर आपको दिखाऊंगा। पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, सेम पेपर के क्वेश्चंस का आंसर भी लिख करके आपको बताऊंगा। मैंने नोट्स एकदम से लिखा है, अपने हाथों से आपके लिए तैयार किया है, ताकि आप उन चीजों को समझ पाएं कि उत्तर को लिखा कैसे आता है। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी बार बहुत ही मेहनत मैं करने वाला हूँ। जियोग्राफी का सब्जेक्ट पेपर इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। इन्वायरमेंटल डिजास्टर मतलब इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, इसको बोलते हैं पर्यावरण। ठीक है, पेपर का क्या नाम है आपका? पर्यावरण। ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? आपदा प्रबंधन। क्या मतलब होता है बेटा? आपदा प्रबंधन। ठीक है, आपदा प्रबंधन। और क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। तो इसका पूरा आपको टॉपिक पढ़ना है। ये 2024-25 का पेपर है, ध्यान रखिएगा। और जहां तक मुझे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर है, लेकिन आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल के लिए इंपॉर्टेंट है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसके लिए मां पाटेश्वरी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसके साथ ही साथ आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ होगा। मतलब सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय में से किसी किसी का आपकी बार ऑब्जेक्टिव होगा, यानी लिखित होगा जिनका, उनके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऑब्जेक्टिव जिनके होगा तो ऑब्जेक्टिव का भी ऐसे में क्वेश्चन पेपर के माध्यम से जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको मैं मॉडल पेपर के माध्यम से बनाऊंगा, रिपीटेड क्वेश्चंस उनको मैं सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन लिखने वाली परीक्षा में आप सोचते हो गुरुजी आप क्वेश्चंस रखते हो, तो आप एक प्रूफ के तौर पर मैं क्वेश्चंस पेपर आपको दिखा रहा हूं। अभी मैं इसमें तमाम चीजों को आपको बताऊंगा, तो ये चीज आपको पढ़नी है। ये इंस्ट्रक्शन भूल जाइए, क्योंकि अलग अलग विश्वविद्यालय में इंस्ट्रक्शन अलग अलग होते हैं। इंस्ट्रक्शन को आप अपने पेपर में देख लीजिएगा कैसा इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रथम प्रश्न के प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए, शेष प्रश्न के उत्तर लगभग 8 शब्दों में आपको देना है। सभी प्रश्नों के अंक सामने लिखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका दिया है 5 अंकों में बटा हुआ है, मतलब 5 भागों में। आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दो दो नंबर का क्वेश्चन है, यानी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो 5 क्वेश्चन करने हैं, 10 नंबर आपको यहाँ पर से मिलेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है पर्यावरण के घटक, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, सतत विकास। आप ध्यान सुनिएगा, अभी मैं इन सभी क्वेश्चंस के आंसर लिखूंगा। मृदा अपरदन के परिणाम, वैश्विक तापन, भूस्खलन, इन सभी टॉपिक को मैं अति लघु उत्तरीय में समझूंगा। ऐसे फिर दीर्घ उत्तरीय जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं उनके भी उत्तर लिख करके मैंने तैयार कर लिए हैं। यानी इसको बनाने में मुझे 2 दिन का समय, 2 दिन कह रहा हूँ कि कम से कम आपका जो है 1 दिन का समय लगा हुआ है। 1 दिन मान करके चलो कि लगभग मैं 8 से 10 घंटे मैंने मेहनत करी है, और उसके बाद में फिर इन सभी चीजों को तैयार किया गया आपके लिए। तो प्लीज मेहनत को समझें। पर्यावरण के घटक, आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? देखिए बेटा, बात करते हैं पर्यावरण की, तो आपको दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, चीजें एकदम से क्लियर हैं, आपको दिख रही है ना। इसीलिए मैंने इसको एकदम से बड़े फॉन्ट में लिखा, ताकि आपको चीजें बिल्कुल दिखे और आप आसानी से चीजों को समझ पाए, जान पाए। ठीक है, देखिए पर्यावरण की अगर बात की जाए तो परिधन आवरण बराबर पर्यावरण होता है। ठीक है, परि माने क्या होता है? परितः, और माने क्या होता है? चारों ओर। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि वह परिवेश जिसमें जीव जंतु, मानव, वायु, जल, भूमि आदि मिल करके जीवन का निर्माण करते हैं, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका था नहीं पर्यावरण का, ये मेरे हाथ में क्वेश्चन है। पहला प्रश्न क्वेश्चन पेपर है, पहला प्रश्न आपका क्या था? पर्यावरण के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। वह परिवेश जिसमें जीव जंतु, मानव, वायु, जल, भूमि आदि मिल करके जीवन का निर्माण करते हैं, वो आपका पर्यावरण होता है। अब पर्यावरण के आपके कंपोनेंट्स पूछे गए, इसके घटक मैंने आपको बताया शुरुआती चैप्टर्स में, पहले चैप्टर में, कि पर्यावरण के 2 घटक होते हैं। एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। तो क्वेश्चंस के नीचे तुरंत लिखेंगे। देखिए मुख्य घटक, हेडिंग डालेंगे मुख्य घटक। ठीक है, मेन कंपोनेंट्स। पहला घटक है बाबू, पहला घटक क्या आपका होगा? पहला घटक है जैविक घटक। मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जिनमें जीवन होता है, जिनमें जीवन होता है वो जैविक घटक, जिनमें जीवन नहीं होता है वो अजैविक घटक होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपस में खाद्य श्रृंखला व पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा जुड़े होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? इकोसिस्टम के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे कि पेड़ पौधों से सूक्ष्म जीव प्रभावित होते हैं,
पेड़ पौधों और सूक्ष्म जीवों से पशु पक्षी प्रभावित होते हैं, और इन तीनों से मनुष्य भी प्रभावित होता है, मनुष्य से ये सब भी प्रभावित होते हैं। यानी कि आपस में इन दोनों सभी का संबंध होता है, इंटर रिलेशनशिप होता है, इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और इस तरीके से पूरी श्रृंखला बनी रहती है। ये हो गया आपका जैविक घटक जिसमें जीवन होता है। अजैविक घटक दूसरा, अजैविक घटक का मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं होता है, यानी कहने का मतलब यह है कि निर्जीव चीजें अजैविक घटक होती हैं। निर्जीव में जैसे भूमि हो गई अपनी, जल है, वायु है, प्रकाश है, तापमान है, खनिज लवण है। एक बच्चे ने मेरे पास एसएमएस किया कि गुरुजी भूमि, जल, मृदा और तापमान, प्रकाश, वायु, भूमि ये सब आप निर्जीव कैसे कह रहे हैं? क्योंकि जलम जीवनम, जल ही जीवन है, वायु के बिना जीवन संभव नहीं है, तो आप गुरुजी कैसे कह दिए कि निर्जीव है ये? भैया वो उस हिसाब से देखेंगे ये निर्जीव है, लेकिन इनकी वजह से सजीवता आती है। कहने का मतलब यह है कि ये अजैविक घटक है, इनमें जीवन नहीं होता लेकिन ये दूसरों को जीवन दे देते हैं। ठीक है, जैसे जल पीने से आप जिंदा बच सकते हैं, लेकिन जल से ये नहीं होता कि भाई जल जल चलने लगेगा अपने आप, जल कुछ करेगा नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ मूवमेंट की जरूरत होती है, कुछ बल की जरूरत होती है, या फिर और चीजों की। तो भूमि, जल, वायु, प्रकाश, तापमान, खनिज ये सब पर्यावरण के अजैविक घटक है, जीवन को आधार व संसाधन प्रदान करने वाले ये हैं। ठीक है, इनसे मनुष्य प्रभावित होता है, मनुष्य से ये सब प्रभावित होते हैं। कुल मिलाकर के इन सभी का तालमेल, जैविक और अजैविक घटकों का तालमेल बना रहता है, तो पर्यावरण अच्छे तरीके से बना रहता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा पर्यावरण का निर्माण देखे थे 4 मंडल में होता है, मैंने आपको ये भी बता रखा था। 4 मंडल, जैसे कि पहला स्थल मंडल, ठीक है, इसको लिथोस्फीयर कहते हैं, जहां पर जैसे स्थल मंडल में जहां पर जैसे अपना जो है पृथ्वी पर है घास फूस ये सब तमाम सा चीजें। जल मंडल यानी कि जल में रहने वाले जो जीव जंतु, या फिर वो मिलाकर के हाइड्रोस्फीयर कहते हैं उसको। वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर जो ऊपर रहता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल ये सब। ठीक है, जीव मंडल की अगर बात की है तो बायोस्फीयर। इसी जीव मंडल के तीनों भाग होते हैं, यानी कि जीव मंडल के भाग कौन कौन से हैं? जीव मंडल के 3 भाग हैं। जीव मंडल में ही, यानी जीव मंडल जिसमें जीवन रहते हैं उसी को बायोस्फीयर कहते हैं। और वायुमंडल में भी जीवन है, जल मंडल में भी जीव है, और स्थल मंडल में भी जीवन निवास करता है। इस तरीके से जीव मंडल के 3 भाग, स्थल मंडल, वायु जल मंडल और वायुमंडल, ये सब एक प्रकार से ये पर्यावरण के घटक हैं, या पर्यावरण के एक प्रकार से परिवेश को थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, निष्कर्षतः आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर निष्कर्षतः आप क्या कह सकते हैं बाबू? निष्कर्षतः कह सकते हैं कि पर्यावरण के घटक आपस में जुड़े हुए हैं, किसी एक में असंतुलन पूरा जीवन प्रभावित करता रहता है, यानी कि किसी एक में अगर असंतुलन हो जाता है तो पूरा जीवन उससे प्रभावित हो जाता है। जैविक और अजैविक घटकों में संतुलन बना रहना चाहिए, ये होता है। तो जैविक घटक और अजैविक घटक से आप कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपका लघु उत्तर पूछ लिया जाए तभी आप उत्तर लिख सकते हैं। आपको इंस्ट्रक्शन 100 शब्दों का था, लेकिन मैं इसको डिटेल में आपको समझा रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से लिख पाए। मजा आ रहा है पढ़ने में बेटा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, तो ऐसे में क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट, अब ये केवल एक प्रैक्टिस सेट नहीं होगी, ऐसे ही ये तो मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूं प्रैक्टिस सेट 1 करके। ठीक है, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4, 5, कम से कम 5 प्रैक्टिस सेट आपके लिए व्यवस्थित कर दी जाएगी। ऐसे ही पीडीएफ नोट्स। ठीक है, अब ये पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर। ऐसे ही तमाम प्रकार के और नोट्स तैयार किए जा चुके हैं, वो सब आपको मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर। जिन बच्चों को हमारे कोर्स से ज्वाइन होना है व्हाट्सएप ग्रुप से, 91 61 93 60 62 आंसर के साथ पूरा डिटेल में सरल भाषा में आंसर रहेगा। आप परीक्षा के अंतिम दौरान में बस इनको पढ़ करके चले जाइएगा, आपकी परीक्षा में सब यही आने वाला है। आप क्या करेंगे बेटा, अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट्स के नेम, और आप किस सेमेस्टर में हो, 3rd सेमेस्टर में तो 3rd सेमेस्टर का नाम लिख करके आप भेज दीजिएगा। आपके लिए मात्र 100 रुपए में सारी व्यवस्था कर दी गई है। 100 रुपए में आप 100 रुपए कैसे भेजने हैं आपको? 100 रुपए भेजने के लिए आपके पास एक स्कैनर हम भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। कैसे? स्कैनर भेज जाएगा, इसी स्कैनर पर आपको क्या करना है, 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। अगर आप नहीं चलाते कोई ऑनलाइन माध्यम, तो आप किसी दूसरे से, अपने भैया से जो है, अपने पिताजी से, या फिर आपका दोस्त वगैरह कोई भी चलाते होंगे तो आप उनसे सेंड करवा दीजिएगा, तब भी आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। वहां पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिलेगी। ठीक है, जब भी कोई क्लास होगी उसकी लाइव क्लास की लिंक, वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, पीडीएफ नोट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है व्हाट्सएप ग्रुप खासियत, यहाँ पर पीडीएफ नोट्स, आपके मॉडल पेपर के प्रैक्टिस सेट तमाम सारे मिल जाएंगे। यूनिट वाइज आपके लिए एक प्रकार से नोट्स की व्यवस्था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व फॉर्म में, जैसे मैं आज सॉल्व कर रहा हूं, आपका तमाम प्रकार की चीजें आपको मिलती रहती हैं। यह केवल एक सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं है 100 रुपए में। अगर 100 रुपए आप फीस जमा करते तो आपके बाकी जितने सब्जेक्ट है वो भी इसी 100 रुपए में आपकी तैयारी हो जाएगी। यानी जियोग्राफी के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, या ऐसे तमाम प्रकार के और सब्जेक्ट, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, होम साइंस, गृह विज्ञान, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। मनोविज्ञान से लेकर के और तमाम प्रकार के सब्जेक्ट जो भी आपके हैं
सभी सब्जेक्ट, यानी कि आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, आपके 4-5 सब्जेक्ट जो होते हैं इन सभी की तैयारी। को करिकुलर का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, इसके लिए आप हमारा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, को करिकुलर मास्टर नाम से, वहां पर आपको को करिकुलर से संबंधित तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शुक्ला एचडी पॉइंट को, और बीए करिकुलर और को करिकुलर मास्टर, यहाँ पर सब कुछ आपको मिलेगा मात्र 100 रुपए फीस में, आपके 5 सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। यह बात आप ध्यान रखेंगे। मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को जुड़ना चाहिए, तुरंत एसएमएस कीजिए और तुरंत जुड़ जाइए। आप कभी भी एसएमएस करेंगे तुरंत आपका रिप्लाई थोड़ी देर में हो सकता है मिलता है, हो सकता है तुरंत मिल जाए, ठीक है। तो आप तुरंत एसएमएस करेंगे, तुरंत आपको सारी व्यवस्था कर दी जाएगी। ये बात व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है इस नंबर पर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं गुरुजी फ्रॉड कुछ ना हो जाए या ऐसा हो जाए, ऑनलाइन माध्यम से डरते हैं। कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होता बेटा, मैं खुद बता रहा हूँ और मैं खुद बोल रहा हूँ क्लास के बीच में, इसलिए बोलता हूँ। मैं कोई क्लिप नहीं कि एक शॉर्ट वीडियो बना करके क्लिप दे रहा हूँ कि भाई उसमें आप देख पा रहे हैं, नहीं। मैं इसीलिए आपको वीडियोस के बीच में खुद बता रहा हूँ ताकि जो बच्चे हमारे इंटरेस्टेड है, जो हमारी क्लास देखते हैं, केवल वही एसएमएस करें। मुझे ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, मुझे उन्हीं बच्चों की जरूरत है जो पढ़ते हैं हमसे और जिनको एक प्रकार सब कुछ चाहिए और जो किताब सीरीज वगैरह नहीं खरीदना चाहते हैं। देखिए सीरीज अगर खरीदेंगे तो आपका जो है कम से कम तमाम पैसे लग जाएंगे, ठीक है। आप 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदोगे, 56-30, 300 रुपए कम से कम बैठेंगे। आप किताब लोगे, आपके हजार रुपए से अधिक बैठ जाएंगे। तो अगर आप हमसे 100 रुपए दे करके सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर लेंगे, लाइव क्लास, ग्रुप पीडीएफ नोट्स, डाउट सेशन, सब कुछ आप अटेंड करेंगे, सब कुछ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के आंसर भी साथ में रहेंगे डिस्क्रिप्शन के साथ। तो जब भी आप उनको पढ़ेंगे परीक्षा में आप सीधे तौर पर दे आइएगा। वीडियोस नहीं भी देखने का मन है तो आप केवल पीडीएफ पढ़ सकते हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार की सुविधाओं के लिए आप 100 रुपए खर्च कर सकते हो। आप मार्केट में जाओगे, समोसा खाओगे 10 दोस्तों के साथ, 100 रुपए, 10 क्या 4-5 दोस्त के साथ समोसा आप खा लिए, आपका 100 रुपए कब खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे में 100 रुपए आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी किसी से भी आप कह देंगे तो वही आपके पेमेंट करवा देगा और तुरंत आप जुड़ जाएंगे, ठीक है। इसमें सोचिए मत कि जो है गुरुजी बीए के क्षेत्र में मैं क्यों पैसा खर्च करूं, केवल 100 रुपए में जब आपकी इतनी व्यवस्था करी जा रही है कि सीरीज भी नहीं आपको लेनी पड़े, सब कुछ मिल जाएगा, तो बहुत बड़ी बात है ये। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था बेटा? दूसरा क्वेश्चन था क्या? सतत विकास किसे कहते हैं? सतत विकास ऐसे लिख करके केवल लिखा रहेगा, अति लघुत्तरी में केवल क्वेश्चन लिखा रहता है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी को संपोषणीय विकास भी कहते हैं या संवर्धनीय विकास भी कहते हैं। यह बात आप ध्यान रखिएगा। हेडिंग डालो बेटा, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी करना परंतु भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतें प्रभावित ना हो, यानी इतना उपयोगिता या इतने संसाधनों का दोहन हम इस हिसाब से करें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उन संसाधनों का दोहन वह भी कर पाए। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सतत विकास। यानी कि कोयला इतना ज्यादा हम ना निकाल लें कि आने वाली पीढ़ी कोयला के लिए तरसे, यानी संसाधनों का विवेक सम्मत तरीके से दोहन करना ही सतत विकास कहलाता है। एक ऐसा विकास जिससे पर्यावरण को ध्यान में रख करके विवेक सम्मत तरीके से संसाधनों का दोहन किया जाता है। इस प्रकार के विकास को सस्टेनेबल विकास या सतत विकास कहते हैं। इसकी विशेषताएं लिखिएगा, सतत विकास की विशेषताएं। पहली विशेषता ये बेटा, पहली विशेषता है संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होता है इसमें। दूसरी बात है नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का प्रयोग इसमें होता है। सौर ऊर्जा जो कि क्या है, लगातार ये बदलती रहती है, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में इसको कन्वर्ट करके हम, जैसे आजकल सोलर पैनल के माध्यम से सिंचाई, सोलर पैनल के माध्यम से बिजली उत्पादन, सोलर पैनल के माध्यम से कार वगैरह भी बननी शुरू हो चुकी है, ठीक है। विद्युत यानी पवन, इसके अलावा वायु की ऊर्जा, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण व वृक्षारोपण, यानी कि हम जब जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करते हैं। संसाधन मतलब किसके माध्यम से? सतत विकास की विशेषता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम क्या करते हैं, कोई भी विकास करते हैं तो पर्यावरण के मुद्दों को ध्यान में रख करके करते हैं ताकि पर्यावरण को एक ऐसा विकास करें जिससे पर्यावरण को नुकसान ना हो। इससे पर्यावरण नियंत्रण भी होता है और वृक्षारोपण भी होता है। सतत विकास के माध्यम से हम जैसे मान लेते हैं हमने 10 वृक्ष कटवाए तो कम से कम आपके 100 वृक्ष उसको लगवाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक समानता व गरीबी उन्मूलन भी सतत विकास से हो जाती है। आर्थिक प्रगति के साथ साथ पर्यावरण संतुलन भी यहाँ पर होता रहता है, यानी कि विकास भी होगा देश का और पर्यावरण की संतुलन भी यहाँ पर बना रहेगा। निष्कर्षता आप कह सकते हैं इस प्रश्न के उत्तर के रूप में ऐसे लिखना है आपको, सतत विकास ही भविष्य की सुरक्षा है, यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखता है। क्या ये तरीका जो मैं दे रहा हूं या इस तरीके की और वीडियोस चाहिए, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट इज द बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर बीए स्टूडेंट। पिछले 7 वर्षों से मैं आपकी जो है इस क्षेत्र में अध्यापन का कार्य कर रहा हूं और बहुत ही परफेक्टली, बहुत ही एक प्रकार से इंपॉर्टेंट चीजों को मैं आपको देता हूं जो आपकी परीक्षा में सीधे तौर पर आते हैं। ये बातें किसी से छुपी नहीं हुई बेटा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन साहब लिखिएगा। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया मृदा अपक्षय के परिणाम। अपक्षय या अपर्दन बात एक ही है। वैसे अपक्षय जो होता है बेटा, अपक्षय जो होता है उसकी अगर बात की जाए, अपक्षय माने होता है किसी भी चीज का टूटना, अपर्दन का मतलब होता है उसी चीज का टूट करके बहना।
जैसे मानते जल आ रहा है, जल नदियां खूब अपने साथ तमाम चीजें बहा करके लाती हैं। आप देखे होंगे अभी बिहार वगैरह में, ठीक है, तमाम बाढ़ आई और तमाम घर वर सब बह करके चले गए। तो जब घर वर टूटते तो ईंट पत्थर तमाम सारे सब टूट करके, जब टूटता है कोई घर, टूटता है जल के झोंके से, या कोई पत्थर का चिटिक जाता है, या पत्थर में दरार पड़ जाती है, तो उसको अपक्षय कहते हैं। अपारदन का मतलब होता है जब वही पत्थर टूट करके, चिटिक करके, अलग होकर के उसी जल के साथ, जिस जल ने तोड़ा है उसके साथ थोड़ी दूर तक बहता चला जाए, बहता हुआ चला जाए उसी के साथ, तो उसको बोलते हैं अपरदन। ठीक है, अब वही चीज नदियां जब एक प्रकार से अपने मुहाने पर होती है, जब वो वृद्ध अवस्था में हो जाती है, उनकी गति धीमी हो जाती है, तो वो पत्थर जो मलबा है वो छोड़ देती है। मलबे को छोड़ने या उस जो पत्थर या फिर जो बहा करके ले जा रहे हैं उसको छोड़ने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। मैंने प्रथम सेमेस्टर में ये पूरी प्रक्रिया को समझाया है। तो मृदा अपक्षय के परिणाम देखिए, मृदा अपक्षय सोल इरोजन कह सकते हैं, अपरदन भी इसी को कह सकते हैं मृदा मृदा के रूप में। उपजाऊ मिट्टी का बहना या नष्ट होना ही मृदा अपक्षय या मृदा अपरदन कहलाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसका परिणाम ये निकलता है बेटा कि कृषि उत्पादन में कमी आती है। जैसे ऊपर ऊपर की परत मृदा की बह गई तो जितना उपजाऊ मिट्टी थी बह जाती, फिर आपकी जो है जमीन निपस यानी बंजर हो जाती है। इसके साथ साथ भूमि का बंजर और मरुस्थलीकरण, बंजर मानेंगे तो भूमि में उपजाऊ कुछ नहीं होता है, बंजर भूमि हो जाती है। मरुस्थलीकरण का मतलब क्या होता है? मरु माने मरी हुई, स्थल माने स्थल, कर्ण माने होता है क्रिया, यानी कि मरी हुई भूमि में बदलने की प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। मरुस्थलीकरण भी आपका एक टॉपिक है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो मरुस्थलीकरण जो है एक प्रकार से हो जाता है, भूमि एकदम से जो है उसकी उर्वरक क्षमता क्षीण हो जाती है। इसके अलावा नदियों में गाद भरना व बाढ़ की समस्या का उत्पन्न होना, ये सब हो जाता है। जब चूंकि नदियां अपने साथ तमाम प्रकार की चीजें बहाती हैं तो नदियों में क्या हो जाता है, तमाम गाद, तमाम जो है तमाम चीजें भर जाती, बाढ़ भी आ जाती, तो ये सब चीजें, ठीक है। पारिस्थितिकी असंतुलन और वनस्पतियां तमाम सारी नष्ट हो जाती हैं। जंगल के माध्यम से नदियां मान लेते बह रही हैं तो जंगल के पेड़ पौधे वनस्पतियों को सब नष्ट कर देती हैं। किसानों की आय में हानि होती है, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, फसलें नष्ट हो जाती हैं। तो ये सब एक प्रकार से इसके मृदा अपरदन के क्या है, मृदा अपरदन का के परिणाम है। ठीक है, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं बाबू, क्या कह सकते हैं निष्कर्षतः? निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि मृदा अपक्षय रोकने के लिए वृक्षारोपण करना जरूरी है। यानी वृक्ष, अधिक से अधिक वृक्ष होंगे तो वो वृक्ष जो है नदियों के बहाव को रोकेंगे या मिट्टी की कटाव को रोकेंगे। समोच्च जुताई की जाए, यानी कि बराबर जुताई करी जाए, और संरक्षण पद्धतियों का प्रयोग करके हम एक प्रकार से इसके जो है अपक्षय को रोक सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आपका जो था, चौथा क्वेश्चन आपका भैया, वैश्विक तापन क्या है? यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इसको अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होने को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसी औसत तापमान में वृद्धि होने को जलवायु परिवर्तन भी एक प्रकार से कहा जा सकता है, बट इसको ग्लोबल वार्मिंग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसका कारण यह है कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी, जैसे कि CO2 हो गई, मीथेन, मीथेन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? CH4 कहते हैं, ठीक है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये गैस जो होती है बेटा, ये गैस धान के खेत में पाई जाती है। कहाँ पर? धान के खेत में पाई जाती है। CFC कहाँ से निकलती है? फ्रीज हो गया आपका, ठीक है, फ्रीज हो गया आपका। इसके अलावा AC हो गया, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, यहाँ से निकलती CFC। ये गैस क्या करती है? जो O3 लेयर है, O3 लेयर मतलब कि ओजोन लेयर, ठीक है, ये ओजोन लेयर को नुकसान करती है। ओजोन लेयर को क्या करती है? उसमें छेद कर देती है। ओजोन लेयर में छेद कौन सी गैस करती है? उसके लिए जिम्मेदार गैस CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन गैस में छेद होने से क्या होता है? सूर्य की पराबैंगनी किरणें हम तक पहुंचेंगी, इससे हमारे त्वचा पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि हमारी त्वचा, स्किन कैंसर, मतलब हमारे शरीर में स्किन कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, त्वचा वाले रोग हो सकते हैं। CO2 गैस जो होती है बाबू, ये गैस जो है वातावरण को सबसे ज्यादा क्या करती है? गर्म करती है। वातावरण को सबसे ज्यादा हीट या गर्म करने वाली गैस का नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित करने वाली गैस का क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, CO उसको कहते हैं, क्लियर। मोनो माने सिंगल ऑक्सीजन रहता है वहां पर। दूसरी बात, औद्योगिकरण व वनों की कटाई। औद्योगिकरण वनों की कटाई से भी क्या होता है? जब उद्योग तमाम सारे बढ़ते हैं, उद्योग बढ़ने से तमाम चिमनियों से धुआं निकलते हैं, जिससे वातावरण गर्म होता है। साथ ही साथ में उद्योगों की स्थापना से वहां, उस जहां पर स्थापना हुई वहां के पेड़ पौधे वनस्पतियां सब नष्ट हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ सकता है, जो है वातावरण गर्म होता है। वनों की लगातार अंधाधुंध कटाई हो रही है, इस वजह से भी वातावरण गर्म हो रहा है। इसके अलावा वाहन और ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग करके भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं पे वाहन से जो धुएं निकलते हैं, गैसें निकलती हैं, वो सब एक प्रकार से वातावरण को प्रदूषित और गर्म दोनों करती हैं। इस तरीके से आपके ये कारण रहे। इसका परिणाम क्या निकलता है? इसका परिणाम यह निकलता है कि हिमनद पिघल जाता है, यानी कि ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ग्लेशियर माने कि बर्फ के बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उन्हीं को ग्लेशियर कहते हैं। तो ग्लेशियर आपके पिघलने लगते हैं।
जब ग्लेशियर पिघलेगा तो ग्लेशियर से ही नदियां निकलती हैं, नदियों में जलस्तर बढ़ जाएगा, बाढ़ आएगी, ठीक है, वनस्पतियां सब नष्ट हो जाएगी। ग्लेशियर जैसे गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी, चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ऐसे तमाम प्रकार के ग्लेशियर हैं जहां जो पिघलते हैं, जब गर्मी पड़ेगी तो बर्फ और पिघलेगा, इससे क्या होगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। क्योंकि समुद्र का जलस्तर क्यों बढ़ेगा, इसके पिघलने से, क्योंकि नदियां समुद्र में अपना जल गिराती हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र जाकर के बंगाल खाड़ी में अपना जो है जल गिराती है। तो बंगाल खाड़ी एक समुद्र है, ठीक है, वो अरब सागर वहां से जुड़ा हुआ है, हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, हिंद महासागर अरब सागर से, जैसे सारे सागर जुड़े हुए हैं। तो समुद्र में जाकर के नदियों का जल गिरता है, समुद्र में जल जो है बढ़ जाता है, समुद्र का जलस्तर से बढ़ जाता है, ठीक है। अगला परिणाम निकलेगा कि मौसम असामान्य हो जाएगा, जैसे सूखा पड़ सकता है, बेमौसम बारिश हो सकती है इससे, ठीक है, कई सारी चीजें। इसके अलावा चक्रवात, तूफान और प्राकृतिक आपदाएं इससे आ सकती हैं। स्वास्थ्य संकट हो सकता है, जैसे कि हीट स्ट्रोक यानी गर्मी, आपको जलन हो सकता है, आपकी त्वचा बर्न हो सकती है, आपके धूप में निकलेंगे जल जाएंगे, ठीक है। इसीलिए रोग फैलाव हो सकता है। आपने गाना सुना होगा कि धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। तो गोरा रंग जो काला पड़ता है उसी को हीट स्ट्रोक की वजह से ही हो सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं पे इससे तमाम संकट उत्पन्न हो सकते हैं जब वातावरण गर्म होगा। तो इसीलिए पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको इस चीजों का सामना ना करना पड़े। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि वैश्विक तापमान मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके लिए अक्षय ऊर्जा जो ऊर्जा खत्म ना हो, और वृक्षारोपण यानी कि वृक्ष का लगाना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? इस तरीके से आपने इन प्रश्नों के उत्तर को देखा। अगला प्रश्न आपका आ चुका भूस्खलन। भूस्खलन का अभी जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा, वैष्णो देवी। वैष्णो माता में अभी जो है, अभी के न्यूज है, एक दो दिन पहले की न्यूज है, वहां पे कुछ लोगों की मौत हुई। जो है पहाड़ में थोड़ा दिक्कत, मतलब जो चूंकि बारिश होती है तो फिर वो उससे लैंडस्लाइड होती है। पर्वत जो होते हैं वो बारिश की वजह से बहुत बहुत दिनों तक क्या होते हैं, बारिश वहां पर होती रहती है, तो उससे वो खिसकना शुरू कर देते हैं, फिर उस दरार पड़ जाती है, दरार पड़ गई फिर टूट करके नीचे गिरता है, उससे लोगों की मौत भी हो गई है। तो वहां पर फिलहाल के लिए टिकट वगैरह सब बंद कर दिया गया। खास करके मैं बताऊं तो मेरा 1 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर तक टिकट था। 1 सितंबर को टिकट था, 5 को वापसी था, ठीक है, वैष्णो देवी का, लेकिन कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि जान ही रहे हैं कि भाई इतना ज्यादा मौसम खराब है, कुछ भी हो सकता है, तो सरकार ने अपने हिसाब मतलब बता दिया कि भाई कैंसिल कर दिया गया है। तो इस तरीके से बिल्कुल ठीक ही है। तो भूस्खलन वही होता है, लैंडस्लाइड, ढलान वाली जगह से मिट्टी पत्थर अचानक से खिसक जाती है और गिर जाती है, इससे आपको खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसी को लैंडस्लाइड कहते हैं, ठीक है। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण यह है बाबू कि भारी वर्षा होती है जब, तब या बादल फट जाते हैं, तो इसकी वजह से खूब तेज से जब पानी का बहाव आता है उन पर्वतों पर, तो पर्वत टूट जाते हैं और वहीं से फिर गिरना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि ढलान होती है तो ढलकते हुए आते हैं और बहुत तीव्र गति से आते हैं, तो उसकी चपेट में अगर आ गए तो आप मतलब बचना मुश्किल ही है, ठीक है। भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि भी अगर पहाड़ वगैरह पर कहीं पर होती है तो पहाड़ हिलते हैं, तो इससे भी एक प्रकार से लैंडस्लाइड होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा वनों की खूब कटाई होती है और सड़कों पर खनन कार्य होता है, तो इससे भी चीजें एक प्रकार से लैंडस्लाइड हो सकती है। या पर्वत को काट करके आपने रास्ता बनाया तो भी लैंडस्लाइड हो सकती है वहां पर, ठीक है। ये सब चीजें होती रहती है पर्वतीय इलाकों में। इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जन धन की बड़ी हानि होती है, जैसे कि मनुष्य भी इसमें मर जाते हैं, तमाम नुकसान होता है, तमाम धन का हानि, तमाम मनुष्य का नुकसान होता है, ठीक है। सड़क और यातायात का अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी कि जो सड़क होता है मार्ग बंद हो जाता है, यातायात नहीं हो पाता। जैसे कि यातायात के लिए अभी टिकट भंग कर दिया गया, या टिकट जो है क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया गया, तो यातायात भी भंग हुआ। बाढ़ और नदी मार्ग भी एक प्रकार से रुक जाती है लैंडस्लाइड से। कभी कभी क्या होता है, बाढ़ व नदी मार्ग एक प्रकार से हो जाता है, ठीक है, बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाती है। नदी का जो मार्ग होता है वहीं पर मान लेते हैं लैंडस्लाइड हो गई, तो नदी के आगे गिर गया पत्थर, खूब ज्यादा मलबा गिर गया, तो इससे क्या होता है, नदियों का जो है नदियों का रास्ता बंद हो जाता है, नदियां अलग दिशा में मुड़ जाती हैं, तो इससे भी हानि होती है। कृषि भूमि संकट, यानी कृषि वाली जो भूमि है वहां पर जब ऐसे लैंडस्लाइड होती है तो वहां पर भूमि पूरी नष्ट हो जाती है और बर्बाद हो जाती है। तो इस तरीके से चीजें आपको मैंने बताई। नियंत्रण इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है बेटा? वृक्षारोपण करके, यानी कि आप वृक्ष को लगा करके, ढलानों की सुरक्षा करके, जैसे कि आप देखते हैं वैष्णो देवी जब जाते हैं लोहे के बड़े बड़े जंजीर ऐसे बांधे हुए हैं उसको रोकने के लिए, ताकि अगर कोई पत्थर गिरता भी है तो उसको यात्रियों की रक्षा हो सके, श्रद्धालुओं की रक्षा हो सके, ठीक है। तो वहां पर व्यवस्था की गई है। ढलानों की सुरक्षा, वैज्ञानिक निर्माण तमाम सारे करके उसको बचाया जा रहा है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि भूस्खलन प्राकृतिक आपदा है, पर मानव गतिविधियों से यह और भी गंभीर हो जाती है, क्योंकि आप पत्थरों को काट पीट करके वहां पर कुछ इतना गतिविधि इतना कर देते हैं कि भाई पत्थर ऑटोमेटिक हिल करके और फिर वो चीजें गिरने लगती है।
ये चीजें आपने समझी, इतना आपने समझा, ठीक है। ये आपके 5 क्वेश्चंस हो गए बेटा, कहाँ के, अति लघु उत्तरीय के क्वेश्चंस हो गए, जिनको आपने देख लिया बहुत आसानी से और बहुत ही बारीकी के साथ मैंने चीजों को बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे ही चीजों को आप समझने का प्रयास करेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपका देखिए, देखिए अभी दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन आप मानकर, दीर्घ उत्तरीय के क्वेश्चन है सब, ठीक है। देखिए प्रश्न है आपका, व्हाट इज मीन्ड बाय बायोडायवर्सिटी, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता के महत्व को बताइए। दूसरा आर करके अथवा करके क्वेश्चन दिया हो, दोनों को मैं समझाऊंगा। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द रोल ऑफ द इकोलॉजी इन इंप्रूविंग द एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट। पर्यावरणीय सुधार तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में पारिस्थितिकी की क्या भूमिका, इकोलॉजी की, ये बताना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है भाई, देखिए व्हाट इज द गंगा एक्शन प्लान, एक्सप्लेन द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गंगा एक्शन प्लान। यानी गंगा एक्शन प्लान क्या है, गंगा एक्शन प्लान के मुख्य उद्देश्य बताइए। आइए तीनों प्रश्नों के उत्तर को हम देखने का प्रयास करते हैं, फिर इसके बाद में और भी क्वेश्चंस आपके रखे गए हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 2, ये देखिए प्रश्न संख्या 2 मैंने लिख रखा है। प्रश्न संख्या 2 कह रही है आपसे कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के महत्व को बताइए। तो पहला क्वेश्चंस में दो पार्ट आपके होंगे, एक तो जैव विविधता क्या है, अर्थ परिभाषा समझनी है। दूसरा कि जैव विविधता का महत्व क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ये सब मैं चीजों को समझा चुका हूं वैसे, लेकिन आपको फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जैव विविधता का अर्थ लिखिए, हेडिंग डालिएगा, जैव विविधता का अर्थ। जैव विविधता का मतलब होता है धरती पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, पौधा और उनके तमाम प्रकार के जो रहने वाले पारिस्थितिक तंत्र है, उनकी विविधता है। यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर तमाम प्रकार की जीव जंतु, तमाम प्रकार की वनस्पतियां, कई प्रजातियां उनकी इकट्ठा रहती हैं, उसी को बोलते हैं बेसिकली जैव विविधता वाला क्षेत्र, ठीक है। बायोडायवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर इकोसिस्टम ऑन अर्थ, ठीक है। डेफिनेशन समझे। ई.ओ. विल्सन कहते हैं कि जैव विविधता जो होती है, किसी क्षेत्र में सभी जीवों और उनके पारिस्थितिक तंत्र की विविधता होती है। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि जो उसको प्रभावित करता है जीवों को, ठीक है। दूसरे विद्वान जेनकिंस और गुम्ब्रिज, गुम्ब्रिज और जेंकिंसन कहते हैं कि यह पृथ्वी पर सभी जीवन रूपों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की भिन्नता को दर्शाता है। एक शुक्ला स्टडी पॉइंट की परिभाषा आपके लिए तैयार की गई है, ताकि आप इसको डायरेक्टली लिख पाए कि मेरे अनुसार, या आप अपनी परिभाषा बना करके लिख सकते हैं एग्जाम में। जैव विविधता प्रकृति का खजाना है जो हमें जीवन के लिए भोजन, दवा, वायु, पानी और संसाधन देता है, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपने इन चीजों को समझा। आगे देखते हैं, जैव विविधता का पर्यावरणीय महत्व क्या है, एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस। तो यही आपसे पूछा गया था। तो जैव विविधता आपको समझ में आ गया क्या होता है, जहां पर जीवों की तमाम विविधता, तमाम जीव इकट्ठा रहते हैं, उसी को जैव विविधता कहते हैं। जहां पर तमाम जीव इकट्ठा रहते हैं, तमाम पौधों की प्रजातियां, तमाम छोटे छोटे जीवों की प्रजातियां सब इकट्ठा रहते हैं, उसी को जैव विविधता वाला क्षेत्र कह सकते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर डालिएगा जैव विविधता का पर्यावरणीय महत्व, इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी। पहला महत्व है इसका, हवा को शुद्ध करती है, सबसे पहली बात, बिल्कुल ठीक है। पानी का संतुलन बनाए रखती है जैव विविधता, ठीक है। इसके अलावा मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखती है जैव विविधता। जानवर पौधों की जीवन सुरक्षा करती है जैव विविधता। तो जैव विविधता ये सारी चीजें आपको, ये सब इसका क्या है, पर्यावरणीय महत्व है, ठीक है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जैव विविधता बहुत जरूरी है। दूसरा महत्व इसका है आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है। पहला इंपोर्टेंस ये है कि अनाज, फल और सब्जियां ये देता है, ठीक है। जैव विविधता से हमको क्या मिलता है, सब कुछ मिलता है, अनाज, फल, सब्जियां, सब कुछ यहाँ से प्राप्त होता है। इसके अलावा पशुपालन और मछली पालन से रोजगार मिलता है। दवाइयां, लकड़ी और ईंधन भी हमको जैव विविधता की वजह से ही प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमारी रोजमर्रा की जरूरतें जो है जैव विविधता पर ही डिपेंड करती हैं। जैव विविधता का वैज्ञानिक और औद्योगिक महत्व अगर समझाने की, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल इंपोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, हेडिंग डालिएगा। देखिए जैसे कि नई नई दवाएं बनाने में मदद करती है जैव विविधता, ठीक है। इसके अलावा तमाम प्रकार की जड़ी बूटी वनस्पति मिलती, तो उससे हम तमाम दवाइयां बनाते हैं। उद्योगों के लिए कच्चा माल देने का काम भी जैव विविधता के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो विज्ञान और उद्योग जैव विविधता पर ही टिके हुए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व की अगर बात करें, यानी कल्चरल एंड सोशल इंपोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैसे पौधे और जानवर हमारी परंपरा और पूजा से जुड़े हुए हैं। पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता का आधार है जैव विविधता।
जब हम कहीं पर पहाड़ पर नदियों के पास जाते हैं तो सब जैव विविधता वाले क्षेत्र ही होते हैं, तो वहां पर देखते हैं हम। ठीक है, तो हमारी संस्कृति और जीवन शैली जैव विविधता से जुड़ी हुई है। निष्कर्षतः हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जैव विविधता जीवन का आधार है, क्योंकि यहाँ पर वैरायटी ऑफ लिविंग्स, मतलब नॉन लिविंग्स, लिविंग सब कुछ आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। जैविक और अजैविक घटक जब इकट्ठा मात्रा में तमाम प्रकार की वनस्पतियां, तमाम प्रकार के जीव जंतु इकट्ठा रहते किसी किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो उसी को जैव विविधता वाला एरिया या क्षेत्र कहते हैं। या भोजन के लिए भोजन, दवा, रोजगार और संतुलित जीवन देती है कौन? जैव विविधता। ठीक है, जैव विविधता संरक्षण की अगर बात की जाए तो हमारी जिम्मेदारी है कि जीवों की सुरक्षा की जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रह सके और चीजें एक प्रकार से एकदम से पर्यावरण संतुलित रह सके। ठीक है, आर करके दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया था, वो क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं भाई। प्रश्न क्या था आपके समक्ष? पेपर सॉल्व हो रहा, डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि पेपर एकदम से आपका ओरिजिनल पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। प्रश्न संख्या देखेंगे, देखिए पर्यावरणीय सुधार तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन यानी कि जो है नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में पारिस्थितिकी की क्या भूमिका होती है, इकोलॉजी की क्या भूमिका होती है पर्यावरण के सुधारने में, और पर्यावरण मतलब प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में, यानी जैसे कोयला संरक्षण हुआ या फिर तमाम प्रकार की चीजों के संरक्षण के लिए क्या जरूरत है, पारिस्थितिकी की क्या भूमिका है, इंपोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी। पारिस्थितिकी क्या है? देखिए पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों और उनके पर्यावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन करती है। सिंपल से परिभाषा, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दियर इन्वायरमेंट, यानी कि जो उसको चारों तरफ से घिरे हुए उसी का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत करता है। इकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत हम चीजों का अध्ययन करते हैं। विद्वानों के अनुसार परिभाषाओं को और देखें तो हैकल नाम के एक विद्वान है, वो कहते हैं पारिस्थितिकी बराबर जीव और उनके वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करना, यानी कि जीवन और जीव और उसका वातावरण जो है, जो जीव को प्रभावित करता है, उसके बीच का अध्ययन, संबंध होते हैं उन्हीं संबंधों का अध्ययन करना हैकल के अनुसार पारिस्थितिकी है। ओडम कहते हैं 1953 में कि पारिस्थितिकी बराबर ऊर्जा और पदार्थ के प्रवाह के माध्यम से जीवों और पर्यावरण का संतुलन होना है। पारिस्थितिकी हमें दिखाती है कि जीवन और पर्यावरण आपस में कैसे जुड़े हुए हैं और उनका संतुलन क्यों जरूरी है। पारिस्थितिकी और इकोसिस्टम पर लेक्चर बन चुके हैं, आप उनको देख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए पर्यावरण सुधार में पारिस्थितिकी की क्या भूमिका है, मेन क्वेश्चन आपका थीम यही था, क्वेश्चन पूछने का मकसद ये है, रोल इन इम्पोर्टेंस मतलब की इंपोर्टेंस ऑफ पारिस्थितिकी, यानी कि पर्यावरण सुधार में क्या इंपोर्टेंट भूमिका है, और दूसरा भी इसका हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली भूमिका, वनों की कटाई रोकने और वृक्षारोपण की योजना बनाने के लिए इकोलॉजी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण में भी, जल मृदा और वायु के संरक्षण के मार्गदर्शन में भी, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ हो गया, सूखा है, भूस्खलन है, इन सभी के प्रभाव को कम करने के लिए भी जरूरत पड़ती है किसकी? पारिस्थितिकी की भूमिका होती है पर्यावरण के सुधारने में। इस तरीके से यानी पर्यावरण सुधार तभी सफल होता है जब पारिस्थितिकी के सिद्धांतों का सही तरीके से पालन होता है। ठीक है, आगे देखें, दूसरी हेडिंग पड़ेगी आपकी, दूसरा मतलब क्वेश्चंस के अंदर ही क्या था, पारिस्थितिक संसाधन प्रबंधन में पारिस्थितिकी की क्या भूमिका है, ये भी क्वेश्चन आपसे उसी में इंक्लूड था। रोल इन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, जब भी आप क्वेश्चंस के उत्तर को लिखें, हेडिंग अगर अंग्रेजी हिंदी दोनों में पड़ेगी तो आपका उत्तर बढ़िया होगा, और एग्जामिनर जब उसको चेक करेगा तो आपको परफेक्टली नंबर देगा, अच्छा नंबर देगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, जल और मिट्टी के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करना सबसे पहला भूमिका होती है। ठीक है, किसकी? पारिस्थितिकी क्या करता है पर्यावरण संसाधन प्रबंधन में? जल और मिट्टी के संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करता है कि भाई जल और मिट्टी का संयुक्त उपयोग क्या होगा। साथ ही साथ में जैविक संसाधनों का सतत उपयोग जो है पारिस्थितिकी के माध्यम से ये होता है। वन्य जीव संरक्षण हुआ, पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन हुआ, ये सब इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी नाम का एक सब्जेक्ट है, वो अध्ययन करता है। इसके अलावा नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन करना कि भाई कौन नवीकरणीय संसाधन है, कौन गैर नवीकरणीय है, इसको कैसे यूज करना है, इन सभी की चीज के बारे में कौन बताता है? ये बताता है हमारा पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। तो पारिस्थितिकी प्राकृतिक संसाधनों को बचाने और उनके सतत उपयोग यानी सस्टेनेबल यूजेस के लिए सबसे मजबूत आधार के रूप में सामने आता है। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पर्यावरण सुधार और संसाधन प्रबंधन में पारिस्थितिकी का ज्ञान बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ में यह जीवन और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखता है पारिस्थितिकी, और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करता है। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा।
इक्वलिटी पॉइंट के अनुसार अगर परिभाषा आपके लिए तैयार की गई है जो लास्ट में निष्कर्षता कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी की समझ के बिना अगर आपको इकोलॉजी के बारे में समझ नहीं है और आप चाहते हैं कि हम इन्वायरमेंटल जो है कंट्रोल कर पाए या पर्यावरण संरक्षण कर पाए या प्राकृतिक संसाधन का प्रबंध कर पाए तो असंभव सा प्रतीत होगा। यानी पारिस्थितिकी को आपको सबसे पहले समझना होगा, फिर आप पर्यावरण के कंट्रोल कर पाएंगे और जो है प्रकार का आपका प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है उसको आप जो है मैनेज कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, गंगा एक्शन प्लान क्या है? गंगा एक्शन प्लान के मुख्य उद्देश्य बताइए, फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या, गंगा एक्शन प्लान को लेकर के गंगा एक्शन प्लान क्या है भाई, बताएं इसके बारे में पूरा। देखिए गंगा एक्शन प्लान की अगर बात की जाए बेटा तो गंगा एक्शन प्लान का अर्थ, मीनिंग ऑफ गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान यानी गैप कहते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, भारत सरकार की वह योजना है जो गंगा नदी को साफ करने के लिए, प्रदूषण रहित करने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए और जीव जंतु व मानव जीवन के लिए सुरक्षित मतलब बनाने के लिए, गंगा को सुरक्षित करने के लिए, गंगा को शुद्ध करने के लिए चलाई गई एक योजना थी। गंगा एक्शन प्लान is a program launched by the government of India to clean the river Ganga, reduce pollution and make it safe for humans and aquatic life। ठीक है, या केवल नदी की सफाई नहीं होती बेटा बल्कि इसके आसपास के जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को भी सुरक्षित करने का एक प्रयास होता है नदियों के आसपास। ठीक है, तो गंगा नदी को साफ करने का एक प्लान था, एक्शन था। उसी एक्शन में क्या था, एक्शन की प्लान की जो शुरुआत हुई है कब से हुई है, इस प्लान की जो शुरुआत हुई है साल 1986 में शुरू हुआ। उस समय प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, उनके नेतृत्व में या जो है गंगा एक्शन प्लान शुरू होता है। इसका रीजन था कि गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण की वजह से शुरू किया गया और साथ ही साथ में जल जीवन के संकट को कम करने के लिए, क्योंकि लगातार जल जीवन का संकट जो बढ़ रहा था उसको कम करने के लिए योजना चालू की गई थी। इस योजना से यह संदेश गया कि सरकार और समाज मिलकर के नदी का संरक्षण में सक्रिय भागीदारी कर सकते हैं, तभी नदियां साफ होगी। ठीक है, जैसे अभी मोदी जी के द्वारा नमामि गंगे योजना आपने सुना होगा, तो ऐसे ही गंगा एक्शन प्लान के क्या उद्देश्य थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गंगाज एक्शन प्लान। ठीक है, तो पहला उद्देश्य ये था कि नदी का प्रदूषण कम करने के लिए हमने इसको यानी कि रेड्यूस पोल्यूशन इन रिवर, गंगा नदी बहुत गंदी हो चुकी थी तो उसकी गंदगी को दूर करने के लिए, उसके पोल्यूशन को समाप्त करने के लिए यह योजना तैयार की गई। ठीक है, चलिए औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट, अपशिष्ट माने होता है मलबा कूड़ा कबाड़, उसको कंट्रोल करने के लिए योजना चलाई गई। इसके साथ साथ जल शुद्धिकरण संयंत्रों का निर्माण और संचालन, यानी कि जो जल सफाई करने के लिए तमाम प्रकार के यंत्र हैं उनका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और उसके साथ उसको साफ किया जाएगा। दूसरा उद्देश्य था गंगा एक्शन प्लान का कि साफ और सुरक्षित पानी सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर क्लीन एंड सेफ वाटर, पीने और खेती के पानी की गुणवत्ता को यानी क्वालिटी को अच्छे करने के लिए, मानव और जल जीवों को स्वास्थ्य की सुरक्षा देने के लिए, ताकि जलीय जीवन जब संकट में आ जाते हैं, जब बहुत ज्यादा एक प्रकार से क्या हो जाता है, जब बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है नदियों में, तो नदियों के जो जीव जंतु होते हैं वो नष्ट होने लगते हैं, मृत्यु होने लगती है उनकी। अगला आपका हेडिंग पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण, यानी कि प्रिजर्व इकोसिस्टम। अगर हम गंगा एक्शन प्लान करते तो उसका उद्देश्य ये भी था कि हम उसके लिए पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए कर रहे हैं, जैसे मछली पक्षी पौधे के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार होगा जब एक्शन प्लान गंगा जो है पूरा उद्देश्य इसका पूरा हो जाएगा। नदी किनारे के जंगल और जैव विविधता का संरक्षण जो होगा ये सब इसी की वजह से हो जाएगा। ठीक है, इसी उद्देश्य को रखा ध्यान में रख करके किया गया। अगला देखेंगे जन जागरूकता बढ़ाना, इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस। देखिए नदी को साफ रखने में स्थानीय लोगों की भागीदारी जो है वो लगातार बढ़ रही है। ठीक है, नदी को साफ रखने में किसकी, स्थानीय लोगों की भागीदारी जो है वो लगातार जो है बढ़ाने के लिए, गंगा को प्रदूषित करने के लिए, प्रदूषित ना करने के लिए शिक्षा और अभियान जो है गांव गांव तक चलाए जाने के लिए, ताकि गंगा को साफ रखा जाए, ये एक्शन प्लान का एक हिस्सा था। ये सब इसका उद्देश्य था। इसके अलावा अगला उद्देश्य था सतत विकास के लिए योजना बनाना, प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नदी और संसाधनों का सतत और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें, ताकि आज हम गंगा नदी का जल का उपयोग कर ले तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी वो भी उसका उपयोग करने की योग्य बची रह सके, ऐसा उसका एक प्रकार से दोहन करे। विकास और पर्यावरण संतुलन के साथ में
रखने के लिए एक प्रकार से इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके ये सब जो है किया गया। अच्छा, अब की मतलब अब तक की क्या स्थिति है, करंट मतलब की स्टेटमेंट क्या है? कई नगरों में पानी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है इसकी वजह से। कुछ प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र काम कर रहे हैं जो कि गंगा नदी के जल को साफ करते हैं, और कुछ क्षेत्रों में प्रदूषण अभी भी चुनौती बना हुआ है, ठीक है, जैसे कानपुर हो गया या अन्य जगहों पर गंगा नदी एकदम से बहुत ज्यादा गंदी हो चुकी है। यह एक सतत और लंबी अवधि की योजना है जो समय के साथ सुधार के लिए निरंतर प्रयास करती रहती है। इस तरीके से गंगा एक्शन प्लान के बारे में आपने ये समझा, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान था, निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि गंगा एक्शन प्लान न केवल नदी की सफाई का कार्यक्रम है, बल्कि यह पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ एंड स्वास्थ्य यानी कि जो है स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, महत्वपूर्ण है। गंगा एक्शन प्लान का एक ऐसा उदाहरण है, प्लान का एक उदाहरण है कि सरकार, समाज और विज्ञान मिल करके प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित और सतत यानी कि लगातार बनाए रखें, ताकि जो आने वाली पीढ़ी उसका भी उपयोग कर पाए और अच्छे तरीके से चीजें बनी रहें। इस तरीके से आपने इसको समझा। अब आगे देखिएगा, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चौथा क्वेश्चन आपका क्या आ चुका है? डिस्कस द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। अथवा करके है उसका, जो है चौथे का अथवा करके, मतलब तीसरे का अथवा करके है। नर्मदा घाटी परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन है आपका, एनालाइज द कॉजेस ऑफ कंसिक्वेंस ऑफ फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन इन अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, यानी कि 10 नंबर के क्वेश्चन है सारे। वैश्विक वैश्विक वन परिप्रेक्ष्य में वन विनाश के कारणों और परिणामों का विश्लेषण कीजिए, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। अथवा करके दूसरा क्वेश्चन आपका, तो दोनों क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको। पर्यावरण प्रबंधन की संकल्पना की विवेचना कीजिए और वर्तमान समय में इसके महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। सभी क्वेश्चंस का आंसर मैं बताने वाला हूं, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। आइए चर्चा करते हैं। अथवा 3 का जो अथवा, नर्मदा घाटी परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव की विवेचना कीजिए। क्या पर्यावरणीय प्रभाव पड़ रहा है नदी नर्मदा घाटी परियोजना पर या नर्मदा घाटी पर, इसको जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चर्चा करते हैं। बिल्कुल आपको वीडियो दिख रहा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो किसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। वही अब हम चर्चा करते हैं। अगला आपका जो प्रश्न था, नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना की अगर बात की जाए, जैसे आपने अभी गंगा एक्शन प्लान को समझा, तो उसी का अथवा करके क्वेश्चन दिया था। नर्मदा घाटी परियोजना, हेडिंग डालिएगा, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट भारत सरकार की एक बहु परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना कहना उचित होगा। बहुउद्देशीय मतलब होता है कि ये इससे जो बांध कोई बनाया जाता है तो उससे बिजली भी उत्पादन होता है, उससे नहरों नहरों का निर्माण होता है सिंचाई के लिए भी, और तमाम प्रकार के उद्देश्य को ध्यान में रख करके कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। बांध बनाने के लिए, बिजली बनाना हो गया, जल का सही तरीके से सिंचाई के लिए, या फिर पेय जल की व्यवस्था करना हो गया, इन सभी के लिए। जिसका उद्देश्य नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियों के पानी का उपयोग सिंचाई करने के लिए, जल विद्युत यानी कि जल से बिजली निकालने के लिए, यानी कि जल के माध्यम से बिजली निकलती, कैसे निकलती है? क्योंकि जो बांध पर जैसे तमाम जो है जो नदियों का जल होता है उसको रोक लिया जाता है, फिर उसी की जो गतिज ऊर्जा है उसी को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके फिर जो है वो बनाया जाता है बिजली, और उसी बिजली से तमाम हम लोगों के यहाँ जो लाइट आती है यहीं से आती है। बाढ़ नियंत्रण, यानी कि जैसे कि नदियों में बहुत ज्यादा जल हो गया तो बांध बनाने से क्या होता है, बांध बना करके जो है जल को रोका जा सकता है, जैसे बाढ़ कम आती है, ठीक है। तो ये सब चीजें कर सकते हैं। तो ये नर्मदा घाटी परियोजना जो है ये बहुउद्देशीय परियोजना रही है, क्लियर। यह परियोजना विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलन का प्रयास है। परियोजना की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है 1985 में। मुख्य बांध सरदार सरोवर डैम है इसका। नर्मदा जो घाटी है उस पे जो बड़ा बांध है, जिस बांध का नाम, उसका नाम है सरदार सरोवर बांध, ठीक है। इसका निर्माण 1985 में हुआ। प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी। उनके कार्यकाल में राजीव गांधी जी ने पर्यावरण को लेकर के काफी काम किया था, ठीक है, चाहे गंगा एक्शन प्लान हो या फिर ये इसकी बात हो। मुख्य उद्देश्य इसका यह था कि सिंचाई के लिए पानी का उपलब्ध करवाया, मतलब पानी को उपलब्ध करवाया जाए। जल विद्युत यानी कि जो है बिजली बनाई जाए जल से। बाढ़ को कंट्रोल किया जाए और जल को भंडारण यानी कि जल की इकट्ठा रखा जाए, ताकि जो है भविष्य में जल का संकट ना आने पाए। तो जल का भंडारण करने के लिए ये व्यवस्था की गई थी। परियोजना का यह लक्ष्य रखा गया था बाबू, क्या लक्ष्य था कि विकास है लेकिन पर्यावरण और स्थानीय लोगों के अधिकारों का संरक्षण भी जरूरी है।
यानी विकास हम करेंगे, लेकिन जो उस समय यानी कि जब बांध बनता है तो आपको पता होगा कि निर्वासन होता है, जिसको आप प्रवासन कहते हैं। जैसे कि जहां पर बांध बनेगा, नदी का जल को रोका जाएगा, नदी का मार्ग रोका जाएगा, उसको धीरे धीरे अपने हिसाब से नदियों के जल को छोड़ा जाएगा, उस जल का तमाम उपयोग होगा। जब बांध बनता है तो तमाम एरिया में पूरा जल फैल जाता है, यानी कि जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जल भराव से क्या होता है, वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, सब कुछ नष्ट हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। ये जो है एक प्रकार से इससे बड़ा संकट उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए ताकि इतना ज्यादा चीजें ना इकट्ठा हो पाए, इन सभी चीजों को ध्यान में रख करके चीजें करी गई। ठीक है, राजीव गांधी की सरकार थी और इस तरीके से पूरी चीजें हुई। पर्यावरणीय प्रभाव, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ा इसका, नर्मदा घाटी परियोजना का प्रभाव यहाँ पड़ा बाबू। इसका सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव जो इम्पैक्ट्स पड़ा। सिंचाई से क्या हुआ, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। इसका कृषि के उत्पादन में सिंचाई, जो जहां पर सिंचाई या बारिश नहीं हो पाती थी वहां पर भी जल पहुंच करके सिंचाई होने के लिए एक प्रकार से व्यवस्था हो गई। जल विद्युत यानी बिजली उत्पादन में बढ़ावा मिला, बिजली बहुत अच्छी अधिक मात्रा में उत्पादन होने शुरू हो गई। बाढ़ नियंत्रण से क्षेत्रीय नुकसान कम हुआ, यानी जो बाढ़ आता था अलग अलग जगहों पर, वो बाढ़ भी, क्षेत्रीय बाढ़ जो है वो कम होता डैम बनाने से। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, नेगेटिव फैक्टर्स भी होते हैं, नकारात्मक प्रभाव यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी पड़ते हैं इसके। जंगल और वन्य जीव क्षेत्र का इससे विनाश हो गया, मतलब विनाश होता है। साथ ही साथ में जैव विविधता का प्रभाव, कई प्रजातियां संकट में आ जाती हैं बांध बनाने से, इसकी वजह से आ गई हैं। नदी तंत्र और मृदा का परिवर्तन आपको दिखाई पड़ता है। जब कोई भी बांध बनता है तो जाहिर सी बात है बांध बनाने के नेगेटिव पहलू यानी कि नेगेटिव प्रभाव है, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसके अलावा विस्थापन होता है। विस्थापन माने मैंने आपको बताया था, जैसे मान लेते हैं नदियां, नदी का जल, जैसे नदी बह रही थी इधर से, यहाँ पर तमाम सारे लोग गांव बना करके रह रहे हैं नदी किनारे किनारे। अब यहाँ पर मान लेते हैं डैम बना दिया गया, अब ये डैम जब बन जाएगा तो यहाँ से पानी रुक जाएगा, पानी रुकेगा तो पानी है इधर आसपास के इलाकों में फैल जाएगा, इधर जब फैलेगा तो नदियों इधर उधर पानी हो जाएगा, यानी आसपास के इलाकों में पानी भर जाएगा। बहुत एक बड़ी एरिया पर जल जो है जल इकट्ठा किया जाता है, तो उससे क्या होता है, जल पर मतलब पृथ्वी पर दबाव भी बन जाता है। इससे भूकंप वगैरह आने की संभावना भी बढ़ सकती है पर्वतीय इलाकों में अगर बांध बना है। बड़े विकास कार्यों में पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पर्यावरणीय संरक्षण के तमाम प्रयास भी इस डैम के बाद में किए गए, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एफर्ट्स किए गए, जैसे कि वन पुनर्स्थापन और वृक्षारोपण किया गया, जैसे कि इतना नुकसान हुआ था उसको भरपाई करने के लिए तमाम सारे काम किए गए। मछली संरक्षण और जल जीवन की सुरक्षा, प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास और नई सुविधा दी गई, यानी कि जहां जिनके घरों में पानी भरा, जिनकी फसलें नष्ट हुई, जो वनस्पतियां नष्ट हुई, उसके लिए उसकी भरपाई भी इस बांध के द्वारा की गई, जो कंपनी इसका ठेका ली थी। जल गुणवत्ता और मिट्टी संरक्षण के लिए नियमित निगरानी भी इसके लिए जरूरी हो गई, और इस तरीके से तमाम सारी चीजें हुई। पर्यावरणीय प्रभाव कम करने के लिए सतत प्रयास जरूरी है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी है, ताकि विकास और प्रकृति दोनों सुरक्षित हो सके और पर्यावरण के बीच में तालमेल बना करके आगे बढ़ सके। कुल मिलाकर के नर्मदा घाटी परियोजना भारत के विकास में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके पर्यावरणीय प्रभाव को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका निगेटिव और जो है पॉजिटिव दोनों इफेक्ट पड़ते हैं। संतुलित योजना, पुनर्वास और पर्यावरण संरक्षण के उपाय परियोजना को सफल और सतत बनाए रखते हैं। अगर मान लेते हैं कि जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई, जो जनजातियां या फिर जो वनस्पतियां नष्ट हुई, उनके लिए रख रखाव की व्यवस्था नहीं की गई, उनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं की गई, तो फिर ये एक गलत बात है। लेकिन जब इनकी व्यवस्था हो जाती है तो वही सतत सतत विकास हो जाता है, बढ़िया तरीके से हो जाता है, तो ये जरूरी भी है। यह परियोजना उदाहरण है कि बड़े विकास कार्यों में पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों को समझ करके ही आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी परियोजना आपको अगर चलानी है तो इसका पर्यावरण का नुकसान कितना होगा, उसकी भरपाई हमको कैसे करनी है, सब पहले प्लान करके ही आगे बढ़ना चाहिए। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन आ चुका बाबू। प्रश्न है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में वनों के विनाश के कारण और परिणाम का विश्लेषण कीजिए। वनों का विनाश वर्तमान में जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। वन विनाश का अर्थ, मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देखिए, वनों का विनाश से तात्पर्य है कि पृथ्वी पर मौजूद जंगलों और पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिससे पेड़ और जंगल नष्ट हो रहे हैं, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र जो है प्रभावित हो रहा है और पर्यावरण का जो एक प्रकार से गुणवत्ता उसमें कमी आ रही है। वनों का विनाश सिर्फ पेड़ काटना नहीं होता, बल्कि इसके परिणाम वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, वैश्विक स्तर पर वनों के विनाश के कारण हेडिंग डालिएगा, क्योंकि प्रश्न में ही पूछा गया, मैंने फोकस करके। ग्लोबल काउजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहला,
वनों का विनाश का कारण क्या होता है वैश्विक स्तर पर देखिए तो पहला कारण क्या है कृषि विस्तार। लोग वनों को काट करके कृषि के लिए भूमि उपयोग बना रहे हैं, जैसे कि दुनिया भर में अधिक फसल उत्पादन और पशुपालन के लिए जंगलों की कटाई करके वहां पर खेती की जा रही है, वहां पर पशुपालन किया जा रहा है, पहला कारण इसीलिए बढ़ रहा है। दूसरा औद्योगिक विकास और शहरीकरण यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन, जैसे कि फैक्ट्रियां, कारखाने, नई नई बस्तियां, तमाम इन सभी का निर्माण करने के लिए जंगलों का विनाश करके यहीं पर फैक्ट्री स्थापित, यहीं पर और लोगों का बसाव वगैरह व्यवस्था करी जाती है। लकड़ी और ऊर्जा की मांग की अगर बात की जाए, जैसे किसी भी भवन का निर्माण करने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है, ईंधन के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है, कागज के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है, तो इन सभी उद्योग के लिए जंगलों से लकड़ी की कटाई करी जाती है, जिससे जंगल जो है खतरे में है, इसी को डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। यही सब कारण है। अगला है आपका कारण प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेज, जंगल की आग, कीट संक्रमण और सूखा, इन सभी की वजह से भी जो है जंगल में क्या होता है, आप देखते हैं इन सभी की वजह से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन, जंगल कटाई होती है, जंगल में आग लग जाए तो पूरा जंगल नष्ट हो जाता है, कीटों का संक्रमण हो जाए तो जंगल के पेड़ पौधे नष्ट हो जाते हैं, सूखा पड़ जाए तो पेड़ सूख जाते हैं, वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, तो सभी की वजह से भी जंगल के पेड़ पौधे नष्ट होते हैं। वैश्विक स्तर पर मुख्य कारण मानव गतिविधियां होती हैं, जिसकी वजह से प्राकृतिक संकट उत्पन्न होते हैं और जो है पेड़ खत्म होते हैं। मनुष्य के द्वारा अधिकतर जो है पेड़ की कटाई मनुष्यों यानी मानवीय गतिविधियों की वजह से ही होती है। प्राकृतिक कारण अपेक्षाकृत कम होते हैं, लेकिन मनुष्य के द्वारा जंगल की कटाई खूब करी जाती है। वैश्विक स्तर पर वनों के विनाश का परिणाम क्या निकला, ग्लोबल इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि हमने कारण को समझा, अब इसके जो है प्रभाव को समझे। जलवायु परिवर्तन में क्लाइमेट चेंज होता है इससे। जब आप जंगल की कटाई खूब करते हैं तो जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन जब वो एक प्रकार से पेड़ कट जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं देंगे, यानी मनुष्य की जनसंख्या बढ़ेगी तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड एरिया में बढ़ेगा। इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की जब जो है बढ़ेगी मात्रा, तो इससे होगा ये कि वातावरण गर्म हो जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होगी, वैश्विक तापमान बढ़ेगा, वर्षा पैटर्न और मौसमी चक्र प्रभावित होगा, यानी वर्षा जैसे वर्षा में कमी ज्यादा हो सकता है, ये परिणाम निकलेगा। इसके अलावा जैव विविधता की हानि होगी, यानी कि जो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो जो है लोगों की जो प्रजातियां हैं, वनस्पतियों की प्रजाति हो या जीव जंतुओं की प्रजाति हो, वो भी विनष्ट होने की कगार पर आ जाती हैं। हजारों वन्य जीव पौधे संकट में आ जाते हैं। कब, जब एक प्रकार से क्या किया जाता है, जब आपका डिफॉरेस्टेशन होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित यानी कहने का मतलब कि जो इकोसिस्टम है वो असंतुलित हो जाता है। इकोसिस्टम में क्या होता है, जैविक घटक अजैविक घटक आपस में तालमेल बना करके रहते हैं, वो तंत्र प्रभावित हो जाता है। इसके साथ ही साथ में मृदा अपरदन और बाढ़, यानी कि सोल इरोजन एंड फ्रूट्स, यानी जब मृदा कट करके बह जाती है, पेड़ जब लगे रहते हैं तो पेड़ों में की मिट्टी जो होती है, मिट्टी को पेड़ पकड़े रहते हैं, पेड़ों की जड़ें जो होती है, तो मिट्टी कट करके कम बहती है, तो इससे मृदा का अपरदन कम होता है। लेकिन जब ये वृक्ष कट जाते हैं तो मृदा का अपरदन बढ़ जाता है, इसलिए जरूरी है इसका रहना। जब पेड़ की कटाई मतलब कि इससे क्या होगा, ये नकारात्मक इसके प्रभाव है। जंगल काटने से मिट्टी कटती है, बाढ़ और सूखे की समस्या भी बढ़ जाती है। ठीक है, मानव जीवन और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ एंड इकोनॉमी किसका, जंगल की कटाई का। पहले वनों पर निर्भर आदिवासी और ग्रामीण प्रभावित होते हैं इससे। साथ ही साथ में क्या होता है, साथ ही साथ में लकड़ी, औषधियां और प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाती है। इसके साथ ही साथ में ये तमाम सारी चीजें होती हैं, क्योंकि लकड़ी, औषधियां और प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाती है अगर लगातार आप जंगल की कटाई करेंगे तो। ठीक है, तो वनों का विनाश न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक समस्या है, एक विश्व स्तर की समस्या, जिसके बारे में हमने देखा हर एक समाजों में यही चीजें चल रही हैं, क्योंकि यह पूरे ग्रह के जलवायु और जीवन को प्रभावित करता है। निष्कर्षतया हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, वैश्विक स्तर पर वनों का विनाश गंभीर पर्यावरणीय संकट है। इसकी वजह से इसका कारण और परिणाम सीधे मानव जीवन, कृषि, जलवायु और जैव विविधता से जुड़ा हुआ है, इसको प्रभावित करता है। संरक्षण और सतत प्रबंधन के बिना समस्या गंभीर होगी। अगर हम पर्यावरण का संरक्षण ना करें, सतत विकास की बात ना करें, तो यह जो है जो पेड़ की कटाई हो रही है, इससे पूरा पर्यावरण नष्ट, मतलब पर्यावरण जो है एकदम से असंतुलित हो जाएगा, जिससे मनुष्य के जीवन पर भी इसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि जंगल हमारी पृथ्वी के फेफड़े होते हैं। ठीक है, वैश्विक स्तर पर इन्हें बचाना सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। हम सभी देशों को एक में मिल करके जो है ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे हम जो है पर्यावरण की रक्षा कर सके। वह सभी देश मिल करके ही काम कर रहे हैं ताकि पर्यावरण संतुलित और जीवन सुरक्षित रह सके। यही बात बिल्कुल ठीक है, सटीक भी है।
प्रश्न संख्या चौथे का अथवा वाला देख लेते हैं भाई। देखिए, पर्यावरणीय प्रबंधन की संकल्पना की विवेचना कीजिए, वर्तमान समय में इसके महत्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यही चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पर्यावरण प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। पर्यावरण प्रबंधन ये अपने आप में एक जो दीर्घ उत्तरी का मैं बता रहा हूँ, ये अपने आप में एक एक टॉपिक है, एक एक चैप्टर है, जिनको आप ऐसे समझ पा रहे हैं। पर्यावरणीय प्रबंधन से तात्पर्य होता है कि प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए योजना बनाना, एक प्लान बनाना, ताकि पर्यावरण की जो गुणवत्ता है वो बनी रह सके। ठीक है, और सतत उपाय अपनाना है, यानी कि एक सस्टेनेबल तरीके से विकास होता रहे। हम अपना काम निकाल लें और आने वाली पीढ़ी का काम भी निकल जाए, ऐसा विकास करें। पर्यावरण की गुणवत्ता में बिना कमी किए हम अपना विकास कर लें, यही आपका होता है पर्यावरणीय प्रबंधन, यानी ऐसा मैनेजमेंट जिस मैनेजमेंट के द्वारा हम पर्यावरण और हमारे विकास दोनों को तालमेल बैठा करके आगे बढ़ सके। यह केवल प्रदूषण को रोकने तक सीमित नहीं होता पर्यावरण प्रबंधन, बल्कि पर्यावरण और विकास के बीच एक संतुलन स्थापित करता है, ताकि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और डेवलपमेंट भी हो जाए। ठीक है, हेडिंग डालिएगा, पर्यावरणीय प्रबंधन की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है, संसाधनों का सतत उपयोग, सस्टेनेबल रिसोर्स यूज। जरूरी क्या है बेटा? देखिए, जल, वायु, मिट्टी और वन संसाधनों का विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग करना जो है संसाधनों का सतत उपयोग होता है। सतत उपयोग माने होता है सस्टेनेबल उपयोग, कंटिन्यूअसली उपयोग। जल, वायु, मिट्टी और वन संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी जो है वो भी उसका उपयोग कर पाए। ठीक है, इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण, पॉल्यूशन जो है कंट्रोल, वायु पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सभी को रोकने के तमाम सारे उपाय किए जाते हैं। इन सभी के उपाय की वजह से क्या होता है? पर्यावरण प्रबंधन होता है। ठीक है, प्राकृतिक परिस्थिति का संरक्षण किया जाता है, इकोसिस्टम कंजर्वेशन, जैसे कि वन की सुरक्षा, जल स्रोतों की सुरक्षा, साथ ही साथ में जैव विविधता और जीवन तंत्र का संरक्षण, ये सब भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ चीजों को हम आपको समझाएंगे। इसके अलावा नागरिक और सरकारी भागीदारी। ठीक है, यानी कि स्थानीय लोग, संगठन और सरकार मिलकर के पर्यावरण संरक्षण में योगदान देते हैं। जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। किसी एक के चाहने से पर्यावरण की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। जब एक एक जनता चाहेगी, एक एक लोग चाहेंगे कि पर्यावरण सुरक्षित रहे, तभी पर्यावरण सुरक्षित अपना रहेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पर्यावरणीय प्रबंधन केवल तकनीकी उपाय नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। वर्तमान समय में इसका क्या इंपॉर्टेंस है? वर्तमान समय में इंपॉर्टेंस इसके लिए लिखिएगा, पॉइंट्स मैंने कई सारे बना रखे हैं। यही सब क्वेश्चंस लिखने का तरीका, ऐसे क्वेश्चन लिखेंगे आपको नंबर मिलेगा, चाहिए आप किसी भी परीक्षा में लिख रहे हैं। वर्तमान समय में महत्व, इंपॉर्टेंस इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन को रोकने के लिए एक प्रकार से इसका प्रयोग होता है। सतत प्रबंधन से प्राकृतिक आपदाओं और तापमान वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है। जैव विविधता और जीवन संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना और संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाना, इसका एक प्रकार से क्या है? इसका महत्व है। ठीक है, वर्तमान समय में इसका महत्व क्या है? किसका महत्व? पर्यावरण प्रबंधन के लिए, पर्यावरण प्रबंधन से क्या होता है? जैव विविधता और जीवन का रक्षण होता है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक स्थिरता बढ़ती है इससे, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होता है, ग्रामीण और शहरी विकास में मदद होती है इससे। ठीक है, पर्यावरणीय प्रबंधन से, एजुकेशन मतलब की इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट से, नीति और कानून के पालन में सहायक होता है। पर्यावरणीय कानूनों और नियमों का प्रभावी पालन होता है इसकी वजह से। इसके साथ साथ वर्तमान समय में पर्यावरणीय प्रबंधन मानव जीवन, मानव विकास और सततता के लिए, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसका क्रिटिकल एनालिसिस अगर करें, आलोचनात्मक विश्लेषण करें, तो इसका जो सकारात्मक पक्ष है वो ये है बेटा कि पर्यावरणीय प्रबंधन प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करता है, ये इसका सकारात्मक पॉइंट है। दूसरी बात, प्रदूषण नियंत्रण और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में पर्यावरणीय प्रबंधन जो है बहुत ही मदद करता है, हेल्प करता है। ठीक है, इसके लिमिटेशंस ये हैं, चुनौतियां ये हैं इसका कि नीति और नियमों का प्रभावी पालन अक्सर नहीं होता है, यानी कि केवल कागजी स्तर तक ये चीजें जो है होती हैं, इसका वर्तमान में इसका जो है लागू नहीं हो पाता है, इसलिए एक प्रकार से इतना प्रभावी नहीं हो पाता। साथ ही साथ में विकास और पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाना बड़ा कठिन काम होता है कि हम बांध भी बना ले और जो है वनस्पतियां नष्ट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यानी बांध बनाएंगे तो हम पर्यावरण जो है नष्ट होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तात्पर्य यह कहने का, ये एक बड़ा कठिन काम होता है। ठीक है, कि विकास भी कर लें और पर्यावरण को संतुलित भी कर लें।
जरूरी है। पर्यावरण प्रबंधन क्या करता है, इसी को मैनेज करने का काम करता है, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं पे थोड़ी बहुत असफलता हासिल होती रहती है। समाज में जागरूकता की कमी है आज। अगर ये सब चीजें कम मतलब की हो जाए, ये सब चुनौतियां समाप्त हो जाएं, तो हमारा जो पर्यावरण प्रबंधन है उसके द्वारा पर्यावरण की जो गुणवत्ता है वो एकदम से बनी रहेगी। ठीक है। पर्यावरणीय प्रबंधन तभी सफल हो सकता है जब नीति, तकनीकी और समाज की भागीदारी संतुलित हो और सक्रिय हो। तीनों लोग जब इकट्ठा होंगे, खास करके जो सरकार की नीतियां हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से नीतियां सभी प्रचारित प्रसारित होंगी और समाज उसको एक्सेप्ट करेगा, समाज उसको आगे बढ़ेगा, बढ़ाएगा। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पर्यावरणीय प्रबंधन आज के समय में केवल विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता है। इसका उद्देश्य विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित वातावरण को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रहा है। ठीक है। सतत पर्यावरणीय प्रबंधन ही पृथ्वी और मानवीय जीवन के लिए अस्थायी समाधान है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों ने तमाम सारे प्रश्नों को देखा। ये सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आपके लिए आते रहते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैं और भी चर्चा करता रहूंगा, और भी चीजें आती रहेंगी। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आपके हैं, ये सब पीडीएफ में आपको मिल, जैसे कि आपका 5वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण प्रकोप के प्रकार और घटनाओं का विश्लेषण कीजिए। अथवा करके दिया है आपसे कि बाढ़ को परिभाषित कीजिए, बाढ़ के से जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बताएं। चलिए समझ ही लेते तीव्र गति से थोड़ा सा, चूंकि मैं इसको पढ़ाने वाला नहीं था, क्योंकि वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है। ये सब पीडीएफ में आपको मिल जाता है। वैसे जब आप पीडीएफ हमारे साथ जुड़ते हैं पीडीएफ मतलब कि जैसे हमारे साथ अगर जुड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। जुड़ना कैसे है, अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, पीडीएफ प्राप्त करनी है, तो पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इसमें ऐसे और प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगी। करना है बेटा 91 61 60 62 इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस कर देना है। क्या एसएमएस कीजिएगा, आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने सब्जेक्ट के नेम एसएमएस कर दीजिएगा, और आप थर्ड सेमेस्टर तो अपना थर्ड सेमेस्टर लेकर के भेज दीजिएगा। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर एसएमएस करना है। क्या एसएमएस कर देना है, नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम। जैसे एसएमएस करेंगे आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा। उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। जैसे ही 100 रुपए आप फीस जमा करेंगे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहीं पर आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलेगी। ठीक है। पीडीएफ नोट्स भी मिलेगी। ठीक है। मॉडल पेपर मिलेंगे, रिवीजन क्लास मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व किया है, ऐसे ही और सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कर दूंगा। इससे क्या होगा कि और जो क्वेश्चन पेपर मानते नहीं है, तो उसके लिए मैं मॉडल पेपर की व्यवस्था करता हूँ। मॉडल पेपर मैं जब बनाता हूँ तो कई सारे पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है उनके आधार पर बनाता हूँ, जो कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, वो भी साल में मिलेंगे। चाहे परीक्षा ऑब्जेक्टिव हुई हो, यानी एमसीक्यू टाइप के भी मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब कि लिखित टाइप के भी मिलेंगे, जैसे आप आज मैंने आपको दिखाया। और केवल ज्योग्राफी का ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए हो जाएगी। ये 100 रुपए आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं इस स्कैनर पर, खुद भी जमा कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। कोई फाउंडेशन नहीं, किसी हिसाब से आप फीस जमा कर सकते हैं। सारी चीजें आपको बिल्कुल अवेलेबल है। मात्र 100 रुपए में 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, पीडीएफ सब कुछ मिलेगा आपका, सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में। ठीक है। तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर और तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ। देखिए, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं की अगर बात की जाए तो प्राकृतिक आपदा का अर्थ क्या होता है, पर्यावरणीय आपदा वह घटना है जो प्राकृतिक या मानव गतिविधियों की वजह से होती है और जिसके परिणाम स्वरूप जीवन, संपत्ति और पर्यावरण को बड़ा नुकसान होता है, जैसे कि बाढ़ हो गए, लैंडस्लाइड है, या तमाम प्रकार की घटनाएं ऐसी। या केवल विनाशकारी घटना नहीं बल्कि पर्यावरण और समाज पर दीर्घकालिक प्रभाव डालने वाली एक परिस्थिति होती है। प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर्स। देखिए, प्राकृतिक आपदा की अगर बात की तो भूकंप यानी अर्थक्वेक जो है क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। पृथ्वी की सतह के भीतर प्लेटों की गति की वजह से भूकंप आते हैं। ठीक है। उदाहरण के रूप में अगर देखें तो भूकंप कब आया था बेटा, भूकंप की अगर बात करें तो भूकंप अपना आया था, ये उदाहरण है 2001 में गुजरात में भूकंप आया था। प्रभाव इसका पड़ा कि भवनों का ढहना, जीवन हानि, आधारभूत संरचनाओं को नुकसान पहुंचता है। भूकंप अभी हाल फिलहाल में आया था, मुझे एहसास है 2 बार भूकंप मेरे जीवन में काल में आ चुका है। ऐसे दूसरी घटना है आपकी, दूसरा आपदा है बाढ़। बाढ़ आपदा एक प्राकृतिक आपदा है। अत्यधिक वर्षा होती है तो बाढ़ आ सकती है, नदियों का उफान होगा या तटीय तूफान आएगा तो भी बाढ़ आ सकती है। उदाहरण 2018 में केरल में बहुत भयानक बाढ़ आई थी, आपने सुना होगा। प्रभाव इसका पड़ता है बाढ़ का कि कृषि नष्ट हो जाती है, पानी की आपूर्ति बाधित हो जाती है, पूरा जल मार्ग जो था अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है। लोगों का विस्थापन हो जाता है, लोगों का घर एकदम से नष्ट हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में आप बिहार में बाढ़ का प्रकोप देखे होंगे। ठीक है। अगला है आपका सूखा। सूखा भी एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है। वर्षा की कमी हो या जल स्रोतों, अगर जल स्रोत है जहाँ पर जल है, जैसे कि तालाब सूख जाए या झील सूख जाए या जो है सूखने लगे चीजें।
ठीक है, तो ये सूखा पड़ता है। उदाहरण के रूप में 2016 में महाराष्ट्र में सूखा पड़ा था, बहुत भयानक वाला। प्रभाव पड़ता सूखा का, कृषि उत्पादन कम हो जाता है, पशुपालन प्रभावित होता है, यानी कि पशुओं को चारे पानी के लिए तरसना पड़ता है, खाद्य संकट उत्पन्न हो जाता है, फसलें उत्पादित नहीं हो पाती हैं, ठीक है, सिंचाई नहीं हो पाती तो फसलें कहाँ से होंगी। चक्रवात और प्रतिचक्रवात, चक्रवात और तूफान की अगर बात की जाए, यानी साइक्लोन स्टॉर्म्स वगैरह जो होते हैं, ये सभी प्राकृतिक आपदा है। समुद्र में जो तूफान उठता है, समुद्री तूफान और हवा के तेज झोंके, उदाहरण जैसे कि 1999 में उड़ीसा में साइक्लोन यानी चक्रवात आया था, हवाएं घूमती रहेंगी और तूफान मचेगा एकदम से, ठीक है। प्रभाव इसका ये पड़ता है कि तटीय क्षेत्र में बाढ़, घरों और फसलों का नुकसान हो जाता है, ठीक है, सब चीजें यहाँ पर आपको सॉरी होती हुई दिखती हैं। भूस्खलन की बात की, लैंडस्लाइड की अगर बात की जाए, तो भारी वर्षा या भूकंपीय गतिविधि की वजह से मिट्टी और चट्टानों का खिसकना, लैंडस्लाइड होती है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा वैष्णो देवी में, ठीक है। उदाहरण के रूप में 2013 में उत्तराखंड में भूस्खलन हुआ था, बहुत भयानक वाला। अभी भी हुआ है उसमें उत्तरकाशी वगैरह के आसपास क्षेत्रों में। प्रभाव इसका पड़ता है कि सड़क पुल टूट जाएगा, जान माल की हानि हो जाएगी, बहुत खतरा उत्पन्न होता है लैंडस्लाइड से। ढलानों पर पत्थर जो है, बहुत बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं ढनकना शुरू हो जाते हैं, तो उसी को लैंडस्लाइड बोलते हैं, ठीक है। पत्थर टूट करके मार्ग को पर गिर जाना, या सभी चीजें आपको देखने को मिलती है। अभी तो ये हो गए प्राकृतिक आपदाएं। मानव निर्मित आपदाएं जो मनुष्य अपने द्वारा निर्मित करता है, जैसे कि औद्योगिक दुर्घटनाएं जो होती है मानव निर्मित है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स, जैसे फैक्ट्रियों में विस्फोट हो जाए या रासायनिक रिसाव हो जाए, जैसे कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, आपको याद होगा। प्रभाव इसका पड़ता है, हजारों लोग की मृत्यु होती है, स्वास्थ्य पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। दूसरी आपदा है वन और पर्यावरणीय प्रदूषण, यानी कि जंगल की कटाई, नदी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ये सब मनुष्य के द्वारा किए गए आपदाएं हैं। उदाहरण जैसे कोयला खदान और जल प्रदूषण। प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र और असंतुलित जलवायु परिवर्तन, ये सब आपको देखने को मिल जाता है जब जो है ये चीजें होती, मानव निर्मित आपदाएं आती हैं। युद्ध और विस्फोट तमाम सारे, जैसे कि हथियारों और विस्फोट की वजह से क्षेत्रीय और पर्यावरणीय क्षति होती है। प्रभाव पड़ता है कि भूमि, जल, वायु और जैव विविधता पर इसका एक बुरा प्रभाव पड़ता है और दीर्घकालीन लंबे समय के लिए नुकसान होता है। ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये मानव निर्मित और प्राकृतिक जो आपदाएं हैं, इनके दोनों के बीच में मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। आलोचनात्मक विश्लेषण देखिए, क्रिटिकल एनालिसिस दोनों का। समानता ये दोनों आपदाओं में कि प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं दोनों समाज और पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, दोनों दोनों से खतरा होता है। अंतर यह है कि प्राकृतिक आपदाएं प्रायः नियंत्रित नहीं की जा सकती, जबकि मानव निर्मित आपदाएं सतर्कता और नियमन से कम की जा सकती हैं। पाठ इसका यह कि आपदाओं से निपटने के लिए योजना, जागरूकता और आपदा प्रबंधन जरूरी होता है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट की जरूरत होती है, पर्यावरण प्रबंधन की जरूरत होती है। आपदाओं का विश्लेषण हमें तैयारी और रोकथाम के उपाय को सिखाता है, ये बात ध्यान रखिए। निष्कर्षतः इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं दोनों ही समाज और पर्यावरण के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य हैं, चुनौतीपूर्ण होते हैं। सतत पर्यावरणीय प्रबंधन, आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली, जागरूकता के माध्यम से हानि कम की जा सकती है। जैसे कि पर्यावरण प्रबंधन के द्वारा आपदा पूर्व चेतावनी, आपदा के आने से पहले हमको सेंसेशन मिल जाता है। कुछ समय पहले, आज के 2 साल पहले या 1 साल पहले आपके फोन में वाइब्रेशन हुआ होगा, उसमें जानकारी मिली थी, ठीक है। जीवन और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आपदाओं की समझ और उनके प्रभाव का विश्लेषण बेहद आवश्यक हो चुका है। ये सब चीजें जो है आप लिख सकते हैं परीक्षा में। 5वां क्वेश्चन का अगला वाला, 8वां वाला क्वेश्चन से आप देखिए, ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन मैंने करवा दिए। ये सब अपने आप में एक टॉपिक है, और जब आप एक ही वीडियो में इन सभी टॉपिक को कवर कर पाते हैं तो आपका मोटिवेशन लेवल बहुत बढ़ जाता है। मात्र यह वीडियो देख करके जाएंगे, आपकी परीक्षा में बहुत तबाही मचाने वाली, बहुत अच्छा करके आएंगे, ठीक है। चलिए, बाढ़ की परिभाषा दीजिए तथा इनके जनजीवन पर पड़े प्रभाव को विश्लेषण। बाढ़ की परिभाषा और इसका प्रभाव क्या पड़ता है जनजीवन पर, बाढ़ आने से क्या होता है। देखिए, बाढ़ वह प्राकृतिक आपदा है जिसमें नदी, झील, जलाशय और तटीय क्षेत्र में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और यह मानव आवास को, कृषि भूमि को, सड़कों को, पुल को, सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है ये पानी, ठीक है। इससे जान माल का खतरा उत्पन्न हो जाता है। यही आपका बाढ़ होता है। बाढ़ में केवल पानी का जमा होना नहीं होता है, बल्कि यह मानव जीवन, संपत्ति और सामाजिक व्यवस्था पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। ये बात आप ध्यान रखिए। बाढ़ के कई कारण होते हैं। पहला है अत्यधिक वर्षा हो जाए तो बाढ़ आ सकती है, जैसे कि लंबे समय तक लगातार भारी बारिश होने से नदियां और झीलें उफान पर पहुंच जाती है, जिससे आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है, तो ये भी बाढ़ का एक कारण है। अगला कारण इसका ये है बेटा, अगला कारण है नदी का उफान, रिवर ओवरफ्लो। नदी के तटबंध टूटने या जलस्तर बढ़ने से क्या होता है,
नदियां जब अपने उफान से बाहर हो जाती तो वो बाहर आसपास के इलाकों में पानी भर देती है। मानव गतिविधियां, नदियों और तालाबों में अतिक्रमण, जल निकासी की खराब व्यवस्था होने से भी बाढ़ की समस्या आ जा सकती है। तूफान या भूस्खलन होने से भी बाढ़ आ सकता है। तटीय तूफान और पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी खिसकने से पानी का बहाव बढ़ सकता है। ये सब खतरा है, ठीक है। बाढ़ के कारण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हो सकते हैं, इसलिए रोकथाम और तैयारी दोनों जरूरी होती है बाढ़ की वजह मतलब बाढ़ के लिए, ठीक है। बाढ़ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। देखिए, सबसे पहला प्रभाव ये पड़ता है बाढ़ का मानव के जीवन पर। आवास और संपत्ति पर प्रभाव पड़ता है। घर, सड़क, पुल और व्यवसाय जलमग्न हो जाते हैं बिल्कुल। यानी घर आपका डूब जाएगा, बह जाएगा, सड़कें डूब जाएंगी, पुल बह जाएगा, व्यवसाय आपका खत्म हो जाएगा, लोग विस्थापित हो जाते हैं, अस्थायी आश्रय की जरूरत पड़ती है। जिस इलाकों में बाढ़ आती है वहां पर रहने के लिए आपको छप्पर, झुग्गी, झोपड़ी में रहना पड़ता है। आप अपना घर बनाएंगे तो आपका घर भी बह जाएगा। निर्माण और आधारभूत संरचना पर भारी नुकसान होता है। अभी हाल फिलहाल में आप तमाम बाढ़ के उदाहरण देख ही चुके होंगे। कृषि और खाद्य सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है बेटा, फसलें नष्ट भ्रष्ट हो जाती हैं, किसानों की आमदनी एकदम से खत्म हो जाती है, खाद्य संकट उत्पन्न होता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एकदम से पूरी बुरी तरीके से प्रभावित होती है, पशुपालन और मत्स्य पालन भी प्रभावित होता है, पशु नष्ट मतलब पशु को भी खतरा होता है, चारा पानी एकदम से सूख जाएगा, गल जाएगा, पूरी घास पात सब होगी, ठीक है, सारी चीजें। स्वास्थ्य पर इसका भी प्रभाव पड़ता है। पानी जनित रोग फैलते हैं जैसे डायरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, ऐसे तमाम प्रकार के रोग जो होते हैं। जब जल भरा रहेगा इकट्ठा बहुत दिनों तक का तो उससे जल भराव की समस्या और जल से जो होने वाली बीमारियां हैं जैसे कि डायरिया, मलेरिया, हेपेटाइटिस, ये सब होते हैं। साफ पानी की कमी हो जाएगी, स्वास्थ्य सेवाओं की में बाधा उत्पन्न होगी, मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर और तनाव और चिंता लगातार बना रहेगा, ठीक है। सामाजिक जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है बाढ़ का, जैसे स्कूल, अस्पताल और सरकारी सेवाएं बंद हो जाएंगी, परिवारों का विखंडन हो जाएगा, समाज में अस्थिरता फैल जाएगी, बड़ा नकारात्मक इसका प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बाढ़ के आ जाने से सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि प्रभावित होती है, जैसे कि आर्थिक प्रभाव इसका क्या पड़ता है, स्थानीय और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पुनर्निर्माण और राहत कार्यों में भारी खर्च होता है सरकार का, रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं इसी वजह से, ठीक है, बाढ़ वगैरह के चीजों से। बाढ़ केवल जल भराव नहीं, यह जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज और अर्थव्यवस्था सबको प्रभावित करता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बाढ़ एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है जिसका प्रभाव दीर्घकालिक और व्यापक होता है, लंबे समय तक होता है और बहुत नुकसानदेह होता है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए जल प्रबंधन, तटबंध यानी तट को बांधना ताकि तट के इलाकों से पानी ना आए बाहर, आपदा चेतावनी प्रणाली यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग वगैरह की व्यवस्था होती है और सतत योजना जरूरी होती है, यानी कि एक लगातार कंटिन्यूअसली योजना बनाने की जरूरत होती है। समाज और सरकार मिलकर के ही बाढ़ के खतरे को नियंत्रित कर सकते हैं। अतः शुक्ला डिपार्टमेंट के द्वारा अगर देखा जाए तो बाढ़ के प्रभाव को समझना और जनजीवन पर असर को कम करना सतत विकास और जीवन सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। तो बाढ़ का ये प्रभाव पड़ता है उसके लिए किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं, सब कुछ मैंने बताया। और जिन बच्चों को जोड़ना है तुरंत एसएमएस कर दीजिएगा 91 61 93 60 62 पर कोर्स की पूरी व्यवस्था, जिसमें आपको ये सब जो पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है, जो आपने लेक्चर देखा, इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ऐसे केवल एक ही सब्जेक्ट का नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा और कई पीडीएफ मिलेगा ऐसे, इसमें सभी चैप्टर से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और अपने सेमेस्टर के नेम लिख करके तुरंत भेज दीजिएगा इस नंबर पर, ठीक है। जैसे भेजेंगे आपके पास से किसके अंदर भेजेंगे उसे इसके अंदर पर मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने होंगे। ये फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं, किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं, बात ध्यान रखिएगा। सब कुछ मिलेगा, तीन मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, एक को करिकुलर सब्जेक्ट की पूरी तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में, ठीक है। इसके साथ ही साथ में आपको को करिकुलर के एमसीक्यू टाइप के लगभग में आपके 10 एमसीक्यू मॉडल पेपर सब कुछ आपको मिल जाएंगे, पूरी बारीकी के साथ तैयारी मिलेगी, सब कुछ मात्र 100 रुपए फीस में मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सभी विश्वविद्यालयों के लिए इंपॉर्टेंट है। तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर, दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है 91 61 93 60 62 पर जुड़ जाइए। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, होम साइंस, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के सब्जेक्ट आपके, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, सबकी जो पीडीएफ, सबकी जो नोट्स हैं, सब कुछ तैयार होने जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ऐसे तमाम प्रकार की प्रैक्टिस सेट आपको चाहिए, ऐसे प्रैक्टिस सेट आपको तमाम सारे मिलेंगे, तो आपका बड़ा तैयारी हो जाएगी बहुत जबरदस्त तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।